हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। दोस्तों, आज से हम रेलवे एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और ऐसी वीडियोज़ हम रोज़ाना इतने ही समय लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप की, या आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए और जो है आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। चैनल का लोगो ही जो वो ग्रुप का लोगो है, तो इससे आप जो है ऐड हो और सारे पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसमें बताना है आपको कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद। तो बताइए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडकोपनिषद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इधर कुछ महाजनपद दिए गए हुए हैं और इधर उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो इन में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है, ए है गांधार तक्षशिला, दूसरा है अंग चंपा, फिर है मगध, गिरिव्रज या कौशल मथुरा। तो इनमें से बताइए कि किस महाजनपद की राजधानी उससे मेल नहीं खाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौशल मथुरा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, तो कौशल की राजधानी फिर होती क्या है। तो कौशल की राजधानी जो है अयोध्या और श्रावस्ती है। ठीक है, तो इसमें मथुरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। तो राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डेलहाउजी। तो इनमें से बताइए कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड डेलहाउजी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो राज्य अपहरण की नीति थी ये लॉर्ड डेलहाउजी द्वारा शुरू की गई थी। तो इनका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बताइए आप लोग। प्रश्न है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे मानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कपिल, पतंजलि, जैमिनी या गौतम। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गौतम, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं ये गौतम जी को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो काफ़ी इजी है और बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया निरंजना नदी के तट पर या जाम्बिक ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आपके इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर। देखिए, आप सभी को बोध गया तो पता होगा, लेकिन नदी का तट अगर पूछ ले तो याद रखिए कि निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने सत्य बताए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 8 या 5। तो फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो जो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में सत्य बताए हैं, ये बताए हैं 4। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी जल्दी से क्वेश्चन कवर करेंगे, और अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप पे अपने जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप की, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे, इन क्लासेस के भी और जो हमारी क्लासेस हो गई हैं उन सभी के। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है। आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु। तो बताइए फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस्वती, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने जो है सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था, बताइए आप लोग। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यवन शासकों ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल या प्रागैतिहासिक काल। तो बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जिस भी काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस काल को जो है इस काल का कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। तो आपके ऑप्शंस हैं राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स। तो इन चार में से किसको मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय है, तो बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राखाल दास बनर्जी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अवंती को मगध साम्राज्य से मिलाने का श्रेय किस शासक को है। तो अवंती को मगध साम्राज्य से मिलाने का जो है श्रेय किस शासक को है। तो आपके ऑप्शन हैं उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिशुनाग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
शिशुनाग शासक को जो है अवंत को मगध से मिलाने का श्रेय है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन हैं पानीपत का युद्ध, वितस्तता या झेलम का युद्ध, दाशारागी युद्ध या अरवेला का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितस्तता या झेलम का युद्ध। इस युद्ध को जो है 326 ईस्वी पूर्व जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, इसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न की कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना बताना है। आपके ऑप्शन है नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या इंडिका। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थशास्त्र, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शंस बड़े हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा जिसमें आपका कम टाइम जाए। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपकी कि कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन देख लीजिए आप, 4 हैं। तो इसमें बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है आपका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन ऑप्शंस में, आप उनको जान लीजिए। तो फैक्ट्स क्या हैं कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली, श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं। तो बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये ऐसे प्रथम गुप्त शासक थे जिनको महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शंस हैं राजा बनने के, हुडू को पराजित करने के, शादी के या शकों को पराजित करने में। तो किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे? तो फ्रेंड्स, ये करवाए थे शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। अच्छा प्रश्न है। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने जो है हराया था। ऑप्शन देखिए, पुलकेशिन प्रथम, अमोघ वर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या देवपाल। तो दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको भी आप देख लिया करिए। ठीक है, कि हर्षवर्धन को किस नदी पे हराया गया था, ठीक है, किस नदी के तट पर किसके द्वारा हराया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लिया करिए। ठीक है, प्रश्न में अगला प्रश्न है कि 1712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो बात हुई 1712 ईस्वी की। बताना है आपको कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हजाल, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी। तो बताइए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 1712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन दिए गए हुए हैं, बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, मेहरौली के स्तंभ पर लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, भी सही बिल्कुल है। दूसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, ये भी सही बात है। तो इसमें आपके जो है सभी सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी थे, ये सभी ऑप्शंस जो है सही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि यूनानियों ने किसे अमृतोचेष्ट कहा। तो माफ कीजिए, यूनानियों ने किसे अमृतोचेष्ट कहा है। आपके ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल। तो फ्रेंड्स जो यूनानियों ने अमृतोचेष्ट कहा है, ये कहा है बिंदुसार को। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरा है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इनको भी देख लीजिए। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, पूछ ले शायद कहाँ भेजा। ठीक है, और जो है अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली गई हुई, तो ये भी आप याद रखिए। क्लियर। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में विष्ट किसे कहते थे। ऑप्शन हैं, धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या भू राजस्व को। तो बताइए आप लोग कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड मैंने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है दिल्ली पुलिस के। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तो हम बता दें आपको कि मौर्य काल में विष्ट जो है निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। ठीक है, निःशुल्क श्रम को विष्ट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसमें बताना है आपको कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है, थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो हर्षवर्धन की राजधानी थी ये थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। ऑप्शंस हैं चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या पालों की। बताइए फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चोलों की तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। स्थानीय स्वशासन जो है ये चोलों की प्रशासन की विशेषता थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, अगला काफ़ी इजी प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है और बताना है आपको कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किसके इतिहास का वर्णन है। तो कल्हड़ की कृति है ये राजतरंगिणी। तो इसमें बताना है आपको कि किसमें किसके इतिहास का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हैं विजयनगर, राजगृह, कश्मीर या पाटलिपुत्र। तो इसमें किस के राजाओं का वर्णन है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है कि किसके शासन को स्वर्णकाल कहा जाता है कला और साहित्य का। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को जो है साहित्य और कला का स्वर्ण शासनकाल कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और रामगुप्त में बताइए आप लोग कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीगुप्त तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चंद्रगुप्त माफ कीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक, अरामेकई में प्राप्त होता है। तो दो भाषाएं हैं तो इनमें कौन सा अभिलेख है अशोक का जो इन दो भाषाओं में प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं शरीकुना, शाहबाज गढ़ी, कालसी या रुमिनदेई। तो इनमें कौन सा अभिलेख है जो दो भाषाओं में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरीकुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये शरीकुना अभिलेख है ये दो भाषाओं में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के, ये तो क्वेश्चन डिस्कस भी किया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बिल्कुल फ्रेंडली होकर पढ़िए बिना टेंशन के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।